संधि के कितने भेद हैं? 5। ठीक है, अब भूलना नहीं। अगर कोई आपसे पूछता है कि बेटा संधि किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है, जो विकार उत्पन्न होते हैं, उसको हम संधि कहते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि संधि के भेद बताइए, तो आप बताएंगे कि संधि के 3 भेद हैं। सबसे पहले स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि और फिर विसर्ग संधि। तो हमारे जो है सबसे पहले आता है स्वर संधि। तो स्वर संधि के भी भेद अलग अलग किए गए हैं। स्वर संधि के कितने भेद बताए अभी? 5। ठीक है, तो हम अब जो है सबसे पहले स्वर संधि के 5 भेद पढ़ेंगे। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछता है कि संधि की डेफिनेशन बताओ, संधि किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे, क्या आंसर दोगे? दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को, भेद को नहीं बेटा, दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। हाँ, इनको, इन चीजों को रटने की आवश्यकता नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। सीधी बात है कि यहाँ पर दो वर्णों में मेल हो और मेल होने पर कुछ परिवर्तन हो, कुछ चेंज हो, कुछ विकार उत्पन्न हो, उसको संधि कहा जाएगा। ठीक है, संधि के 3 भेद हो गए। सबसे पहले स्वर संधि, फिर व्यंजन संधि और फिर विसर्ग संधि। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि। और स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। 5। हाँ, अब मैं यही सारी बातें कल रिपीट जब करूंगी ना, तब मुझे पता चलेगा कितने लोगों को याद है। इतनी जल्दी आप लोग पिछला सारा भूल गए हो। देखो, दो निकटतम वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसको संधि कहते हैं। ठीक है, अब आता है स्वर संधि। सबसे पहले स्वर संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर और स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन या विकार स्वर संधि कहलाता है। स्वर कौन कौन से हैं बेटा? What ma'am? Please tell again. स्वर कौन कौन से हैं और कितने हैं? मैम स्वर के भेद की स्वर। अरे बेटा, स्वर कितने हैं? स्वर के भेद कहाँ हैं? मैम स्वर तो 11 होता है। 11 होते हैं। तो स्वर संधि में आपको दिख रहा है स्वर संधि, स्वर और स्वर के मेल से होने वाला परिवर्तन या विकार, विकार कहो या परिवर्तन कहो, एक ही बात है, स्वर संधि कहलाता है। तो स्वर जो 11 स्वर हैं, पहली इसमें स्वर संधि में दिए गए हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले आती है दीर्घ संधि। सबसे पहले कौन सी संधि आती है? दीर्घ। दीर्घ का मतलब समझते हो? हमने पहले आप लोगों को समझाया था। दीर्घ का मतलब क्या होता है? नाम से ही हमको पता चल रहा है। दीर्घ, जयेश, दीर्घ का मतलब क्या होता है? म्यूट हो आप, बोलो आंसर। क्या मैम? दीर्घ का मतलब क्या होता है बेटा? दीर्घ मीन्स होता है मैम बड़ा। जब सर्ग नहीं बेटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, जैसे
जब वो आपका क्वेश्चन पेपर कभी आपने देखा होगा, ध्यान से देखना, क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से आता है क्वेश्चन पेपर कि विस्तृत क्वेश्चनों के, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए दीर्घ प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और हिरस्व का मतलब होता है छोटा। अगर नहीं आपको पता है कोई बात नहीं, लेकिन अब आप लोग ध्यान रखना, दीर्घ का मतलब क्या होता है बेटा? बड़ा। बड़ा। और हिरस्व का मतलब क्या होता है? बड़ा। अरे नहीं, नहीं वो इसका मतलब तो छोटा। मैम छोटा। जैसे हम कहें आ, ई, तो ये सब क्या है? दीर्घ। दीर्घ स्वर है। अब इस बीच में हम बोलते हैं आ, ई, उ, ए, तो ये सब कौन से स्वर हैं? ह्रस्व। हिरस्व। क्या बोलेंगे? ह्रस्व। हिरस्व। ह्रस्व। हिरस्व का मतलब होता है छोटे स्वर, और दीर्घ का मतलब होता है बड़े स्वर। ठीक है। तो ये बात आप लोग भूलना नहीं, ध्यान रखना है। दीर्घ का मतलब बड़ा होता है और हिरस्व का मतलब छोटा। होता है। तो देखो, सबसे पहले आपके इसमें कोर्स में सबसे पहले है दीर्घ संधि। तो जब हिरस्व अथवा दीर्घ आ, ई, उ के बाद क्रमशः कोई भी हिरस्व अथवा दीर्घ आ, ई, उ आए, तो वहां पर दीर्घ संधि होगी। इसकी बात आपको समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। ये कहना चाहता है कि आपके सामने कोई भी हिरस्व स्वर आए, यानी कोई भी छोटी, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ आए, या दीर्घ स्वर आए, लेकिन सभी क्या होंगे? दीर्घ हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चर प्लस अचर, तो चर, चर में रा के बाद आ की आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। और अचर, अचर में भी जो है लास्ट में रा में आ की आवाज आ रही है। यस मैम। अचर। यस हाँ, मैम। तो यहाँ पे एक बात हमने पढ़ी थी वर्ण में कि सभी वर्णों में स्वर लगा हुआ होता है यस। ना, जब हम Yes, उच्चारण ma'am. करते हैं। यस। जैसे हम बोलते हैं का, तो का में अपने आप आ लगा हुआ है, यस मैम। यस। लेकिन जब हमें सिर्फ का बोलना है तो हम बोलेंगे क, और जब हम ऐसे बोलेंगे का, ग, तो यहाँ सभी में स्वर लगा हुआ आ रहा है। तो उसके लिए हमारे लिए ये जानना है कि व्यंजन में स्वर खुद स्वयं लगे हुए ही होते हैं। तो यहाँ पर चर है, चर का जब उच्चारण करा तो आ आया। फिर है अचर, अचर का उच्चारण कर रहे हैं तब भी आ रहा है। तो छोटा आ मिलके बड़ा आ बना, और जब हमने उसको संधि बनाई तो चरा चर हो गया। दिख रहा है आपको? यस मैम। यस फिर मैम। देखो, फिर देखो भाव, भाव Yes, में ma'am. आ आया बेटा? यस भाव मैम। आया। यस मैम। फिर अर्थ, यस। अर्थ में आया, तो छोटा आ और प्लस छोटा आ मिलके बड़ा आ बना, तो भावार्थ हो गया। तो यहाँ पे हमको ये समझना है बेटा कि दीर्घ संधि में कोई भी स्वर आए, लेकिन वो दीर्घ हो जाता है, यानी बड़ा हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, दूसरे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे शिक्षा है, तो शिक्षा में बड़ा आ है, फिर आलय है, आलय में बड़ा आ है, लेकिन दोनों बड़े आ मिलकर भी शिक्षकालय बड़े बना। आ बन रहे हाँ, हैं। बड़ा आ हो गया, यानी दीर्घ तो दीर्घ बड़ा। होगा ही, लेकिन अगर कोई छोटा स्वर है, हिरस्व है, तब भी वो दीर्घ बन जाएगा। दीर्घ संधि में जो भी छोटा स्वर होगा वो भी दीर्घ हो जाएगा।
समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को? यस मैम। क्या समझ आया? बोलो बेटा बोलो। मैम भले समझ में आया कि अ प्लस अ भी आ ही बनता है। मतलब हमको शॉर्ट में ये बात समझनी है कि दीर्घ संधि में कोई भी छोटा स्वर हो या बड़ा स्वर हो, लेकिन वो लास्ट में बड़ा ही बनना है, उसको दीर्घ ही करना है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे बच्चों ई प्लस बड़ी ई है, रवि रवि में छोटी ई है, इंद्र में छोटी ई है, तो दोनों मिलके रविंद्र हो गया, बड़ी ई बन गई। हाँ मैम। अब देखो यहाँ पर देखो बड़ी ई है, मही बड़ी ई है, ईश है, तो दोनों बड़ी ई मिलकर के महीश हो गया। यस मैम। अब जैसे यहाँ पे सु 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 में छोटा ऊ है और ऊ में भी छोटा ऊ है, लेकिन छोटा ऊ मिलके सूक्ति हो गया, यानी बड़ा बड़ा ऊ ऊ बन बन गया। गया, है ना। यस मैम, बड़ा अब ऊ बन जैसे गया। यहाँ पर लघु है, तो लघु में बड़ा ऊ है और ऊर्मी उसमें भी बड़ा ऊ है, तो दोनों ऊ मिलके बड़े ऊ ही बन जाएंगे। यस अब मैम। जब छोटा स्वर भी दीर्घ संधि में बड़ा बन रहा है, तो बड़ा स्वर तो स्वाभाविक बात है, वो बड़ा ही रहने वाला है। तो हमें बस इतना याद रखना है कि दीर्घ संधि में सभी स्वर दीर्घ हो जाते हैं, यानी बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल बेटा, आपको समझ आ रही है मेरी बात? यानी दीर्घ संधि में कोई भी स्वर आए, तो स्वर में आ ई उ जो भी है वो सभी दीर्घ हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर समझ में ठीक है आया मैम। है तो हाँ बोलो, नहीं आया है तो ना बोलो, ताकि मैं दोबारा हाँ मैम आया। फिर यस बता मैम आया सकूं। है। हाँ मैम, समझ में आ रहा है। आ रहा है समझ में? तो हमें यहाँ पे इतना ही ध्यान रखना है बेटा कि दीर्घ संधि में कोई भी स्वर आएगा वो दीर्घ हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब अगला चलते हैं गुण संधि। तो गुण संधि में बेटा क्या होता है, जब आ या आ के बाद ई बड़ी ई उ ओ अथवा रीरी आए, तो उनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। यानी देखो, आ चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इनके बाद अगर ई उ और रीरी आए, तो उनकी जगह ए ओ अर हो जाते हैं। देखो कैसे होते हैं। सुर 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 जब हम बोलेंगे तो आ आएगा, प्लस इंद्र ई आया, तो उन दोनों को मिलके क्या हुआ, सुरेंद्र ए बन गया। सुरेंद्र। ए बन गया। हाँ, आ प्लस ई बराबर ए, तो सुरेंद्र हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे दूसरे में है स्व प्लस इच्छा, तो यहाँ पर आ है फिर ई है, तो ए बन गया। आ प्लस ई मिलके ए बन जाता है, ध्यान रखना है हमको। फिर अगले में हम देखते हैं आ प्लस ई मिलके ए बना। ठीक है, चाहे वो छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, लेकिन आ प्लस ई बराबर ए ए ए। हमको याद रखना है गुण संधि में आ प्लस ई बराबर ए। ए ए अब देखो अगला है, देखो इसी में आ प्लस ई, देखो रॉ का राका प्लस ई, तो राका बड़ा आ है बड़ी ई है, तो दोनों मिलके क्या हुआ
राकेश। राकेश। ठीक है, अब देखो बच्चों, आ प्लस ओ ऊ, तो आ और ऊ मिलके कौन सा बनेगा? ओ ओ। तो देखो ओ। हमको क्या याद रखना है? सूर्य। आया प्लस ऊ बराबर ओ हो गया, तो सूर्य उदय हो गया। ठीक, तो आ प्लस ऊ, तो चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, लेकिन सभी में ओ बन जाएगा। ठीक है मैम। क्लियर? यानी और ऊ मैम ओ ही बनेगा। हाँ, जैसे छोटी ए या बड़ी ए आए, लेकिन ए बनेगी। ए, राकेश, प्रवेश, प्रजेश, सुरेश, तो बड़े तो ए ही बनेगी। यहाँ पे चाहे छोटा ऊ आए चाहे बड़ा ऊ आए, ओ बनेगा। जो ओखली वाला ओ है ना, वही बनेगा, औरत वाला ओ नहीं आएगा, छोटा ओ आएगा। फिर देखो यहाँ पे रिरी, तो देव आ प्लस ऋषि, तो देव ऋषि यानी रा का वो रिरी का अर हो जाएगा। दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। अब जैसे कि सप्त है, तो सप्त में ता, सप्त आ प्लस ऋषि, तो सप्त ऋषि हो गया। यहाँ पर रिरी का अर हो जाता है। हमको याद रखना है बच्चों कि आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ऊ बराबर ओ, और आ प्लस रिरी बराबर अर हो जाता है गुण संधि में। क्लियर? ठीक है मैम। अभी यस। हाँ, इतना हाँ, एक मैम। मिनट मैं आप लोगों के लिए एक बार, हाँ बेटा, इतनी बात समझ आई है? पहले यस मुझे ये मैम। बताओ। यस मैम। यस मैम। ये संधि वाला जो चैप्टर होता है वो वास्तव में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम 1 बाय 1 हर चैप्टर को ध्यान से पढ़ें। रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ध्यान से पढ़ो। जितने भी यहाँ पे जो जितनी भी संधि दी गई है उनको ध्यान से देखोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमने पढ़ी दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि में हमने क्या देखा कि कोई भी स्वर है उसको क्या कर देना है, हमको दीर्घ कर देना है। दीर्घ कर देना, यानी बड़ा कर देना। यानी चाहे वो मैम, हाँ यानी हम जो छोटे स्वर होंगे वो भी बड़े स्वर बन जाएंगे। हाँ, दीर्घ संधि में जैसे अभी नहीं हमने पढ़ा था, जैसे कि हमने अभी देखा ना कि भाव भाव प्लस अर्थ, तो भाव में छोटा आ था, फिर अर्थ में छोटा आ है, लेकिन जब दोनों को मिलाया तो भावार्थ हो गया। पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तक को का है वो आ है छोटा, फिर आलय में बड़ा आ होता है, लेकिन छोटा और बड़ा मिलके बड़ा आ बना तो पुस्तकालय हो गया। तो इस तरीके से हमें इतना ध्यान रखना है कि दीर्घ संधि में जो भी स्वर होता है वो दीर्घ हो जाता है, चाहे आ चाहे ऊ चाहे ए चाहे ए ई ऊ जो भी आएंगे। ठीक है, तो आप पहचान भी आसानी से पाओगे। अगर आप भूल गए तो नहीं पहचान पाओगे। आपको इतना याद रखना है, शब्दों को याद नहीं रखना है, शब्दों में जो परिवर्तन होते हैं उनको याद रखना है ना। कोई भी शब्द आ सकता है, लेकिन आपको जब ये पता है आप उसको विच्छेद करोगे, विच्छेद मतलब अलग करोगे, तो आपको पता चल गया कि यहाँ छोटी ही है, यहाँ छोटी ही है, लेकिन जब इनको ज्वाइंट करा तो बड़ी बन गई, तो इसका मतलब ये दीर्घ संधि। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद आता है जब हमने अभी गुण संधि पढ़ी, तो गुण संधि में हमने पढ़ा कि आ और ई मिलके क्या हुआ, ए ए। ए आ और ई गुण संधि में क्या होता है, आ और ई मिलके ए हो जाता है। ए हो जाता है। हाँ, यस और आ प्लस ऊ मिलके ओ हो जाता है। ओ बन जाता है। हाँ,
तो ओ कौन सा वाला, औरत वाला नहीं, ओखली वाला, छोटा ओखली ओ वाला। नहीं, ओ बनता है, ठीक है। तो हम इस बीच में अगर आ प्लस बड़ा ऊ है तब भी ओ बनेगा, आ प्लस ऊ है तब भी ओ ही बनेगा। हमें इतना ध्यान रखना है, आ प्लस ई मिलके ए बन जाता है और आ प्लस ऊ मिलके ओ बन जाता है गुण संधि में, और आ प्लस री मिलके अर हो जाता है, यानी आर यानी रा जैसा जो ऊपर टांगते हैं ना, रा, वो बन जाता है, अर हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। यस मैम। कल मैं दोबारा पूछूंगी, क्यों? क्योंकि अगर आप ना ये चीजें सिर्फ दिमाग में अच्छे से बिठा लोगे तो बेटा कभी नहीं भूलोगे, और अगर आप ठीक से नहीं समझोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, तब आपको ऐसा लगेगा कि संधि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। कठिन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके जो परिवर्तन जो होता है शब्दों में, वो बस ध्यान रखना है। अब इसमें सबसे सरल तो दीर्घ संधि हो गई। आपने एक बात ध्यान रख लो अपने दिमाग में कि जहां पर स्वरों में दीर्घ हो वहां पर एक साइड में रख देने का, ये दीर्घ संधि है। ठीक है, आपने कोई भी शब्द मिला उसको जब विच्छेद करा तो वहां पर दीर्घ हो गया, छोटे ऊ का बड़ा ऊ बन गया, तो समझ लेने का कि वो दीर्घ संधि है। छोटे आ का बड़ा आ बन गया, ई का बड़ा ऊ बड़ी ई बन गया, तो वो दीर्घ संधि में आ गया। गुण संधि में आपको ध्यान रखना है कि जहां पर आ प्लस ई, जहां पर ए बन जाए, जहां पर आ प्लस ऊ, जहां पर ओ बन जाए, और जहां पर आ प्लस री अर बन जाए, वो गुण संधि। ठीक है, ओके मैम। अच्छा, आप लोगों के निकुंज वाले तीनों चैप्टर कंप्लीट हैं? यस मैम। नोटबुक में कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों? यस मैम। है, तो वो जिसका भी कंप्लीट वर्क हो गया है क्लासरूम में डाल देना, और होमवर्क जिसका भी बाकी है तो प्लीज आज मुझे शाम तक भेज दो। अगर किसी का किसी कारणवश नहीं हुआ है तो शाम तक कंप्लीट करके भेज दो, क्योंकि मेरे को लिस्ट बनानी है, तो इसलिए जल्दी से जल्दी वर्क आएगा तो अच्छी बात है। फिर बाद में जिसका वर्क नहीं होगा उनकी लिस्ट मुझे क्लास टीचर को देनी है। आपके यहाँ पहुंच जाएगा, मैं आपके पेरेंट्स से बोलूंगी कि नहीं आया है वर्क, तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप बड़े हो गए। आपकी शिकायत करना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा बेटा। मैम। तो इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी समझो, आपका अपना काम है, इसलिए कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी भेज दो। हाँ, कौन बोल रहा है, बोलो। ध्रुव पटेल। मैम मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैम मैंने चैप्टर जो कंप्लीट किया है वो उसके साथ साथ मैं भेज रहा था। हाँ, तो कोई